नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। और बेसिकली अपन शुरू करेंगे 6th क्लास के एनसीईआरटी से, जो अपना पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी। आप लोग हमेशा से आपको ये जिज्ञासा रहती होगी कि किस तरीके से पृथ्वी घूमती है, क्यों घूमती है, क्या सूरज इतना ज़्यादा क्यों चमकता है, कभी यार इतनी गर्मी क्यों पड़ती है। तो ऐसे बहुत से रीजन्स हैं जिसका अपन सिर्फ सुनते आए हैं कि इसकी वजह से ऐसा होता है, पर इसका अभी तक अपने को जो है लॉजिकली क्या रीज़न है इसके पीछे, ये अभी तक अपन नहीं जान पाए। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है। अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आगे के जो चैप्टर्स है वो पढ़ने में अपने को आसानी रहेगी। तो होता क्या है कि जो सबसे मेजर जिसे रोल कहते हैं, या क्लास मॉनिटर कह लो, या परिवार का मुखिया कह लो, या डीन कह लो किसी भी कॉलेज का, उसी तरीके से इस पूरे सौरमंडल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है अपना सूर्य। वो क्या है? सूर्य, सन। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पृथ्वी। उसके बाद चंद्रमा। तो ये कैसे काम करते हैं, ये क्यों हैं, कहाँ से आए, ये इनके पीछे क्या है, ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया, या फिर ये खुद ही जो है अपने हिसाब से बने गए। तो इसके बारे में अपन कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी, अब ये जो वर्ड है ये किससे बना है? ज्योग्राफी तो इंग्लिश का वर्ड है, ये बना है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड हैं, जीई और ग्राफिया। इसका मतलब होता है पृथ्वी, इसका मतलब होता है लिखना। तो पृथ्वी के बारे में जो भी बातें लिखी जाती हैं वो किस में आती हैं? ज्योग्राफी में आती हैं। अब पृथ्वी के बारे में आप बोलोगे कि सर सन तो पृथ्वी से अलग चीज होगी। नहीं, पृथ्वी से अलग चीज नहीं है। पृथ्वी जो है सन में से ही निकली है। तो अब धीरे धीरे अपन छोटे छोटे चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आगे इसमें बात करते हैं सौरमंडल की, कि पृथ्वी जो है, सूर्य जो है, ये सब किसके हिस्से हैं? ये हैं सौरमंडल के। आप लोगों ने बहुत नोन नाम है सौरमंडल, आप बहुत सुनते हो। तो ये क्या है? ये सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? कुछ नहीं है। सौरमंडल सौरमंडल है जिसमें सूर्य है, प्लस क्या चीज है? 8 ग्रह हैं, प्लस उपग्रह हैं, प्लस क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। ये जो चीजें हैं वो किस में आती हैं? सौरमंडल में आती हैं। सूर्य क्या है? सूर्य है लीडर, मुखिया। ग्रह क्या है? जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। उपग्रह क्या हैं? वे खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर गति करते हैं। और क्षुद्र ग्रह क्या हैं? क्षुद्र ग्रह वो पार्टिकल्स बोल सकते हैं, या वो बड़े खगोलीय पिंड बोल सकते हैं, जो किसी ग्रह से टूट करके बने हैं और वो भी सूर्य के क्या कर रहे हैं? चारों तरफ चक्र लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं? ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब इसके मुखिया के जो है चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब बात करते हैं अपन इसमें सबसे पहले सूर्य की, कि सूर्य जो है वो क्या चीज है। तो आप लोगों ने रात को देखा होगा कि बहुत से जो तारे टिमटिमाते हैं, तो सूर्य भी क्या है? एक तारा है जो रात में नहीं टिमटिमाता, दिन में टिमटिमाता है।
और ये टिमटिमाता नहीं है, मतलब टिमटिमाता ही है पर अपने को प्रतीत नहीं होता है टिमटिमाता हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपन जो है सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, तो इस वजह से इसकी जो विजुअलिटी है, जो ये अपने को दिखता है, ये एकदम क्लियरली दिखता है। इसमें किसी भी तरह का यूँ नहीं होता कि ये अपने को टिमटिमा रहा है या दिन में कई बार इसकी एनर्जी कम हो जाती है। ये कंसिस्टेंट इसकी जो है एनर्जी वो बनी रहती है, तो वो अपने को महसूस होती रहती है। अब अपने को जो ये महसूस होता है कि कभी कभार सूरज का जो है वो प्रभाव कम हो गया, या कभी कभार सूरज आज बहुत ज़्यादा चमक रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वातावरण में जो घटनाएं घटित होती है, जैसे कि सूर्य के आगे बादल का आ जाना या थोड़ी तेज हवाएं चलना जिसकी वजह से टेम्परेचर लो हो जाना। जब भी आंधी आती है तो आंधी इसीलिए आती है कि जब कहीं पे निम्न दाब होता है तो हवा चलती है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ जो है हवा चलती है, तो वो चलती है, तो वो जब तेज चलती है तो वही आंधी होती है। और आंधी हमेशा क्या करती है? टेम्परेचर को लो करती है, और जो लू होती है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। तो अपन पहले सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूर्य जो है अपना वो क्या है? एक तारा है, ठीक है। जैसे जो तारे आप रात को देखते हो, वो आप रात को क्यों देख पाते हो? तारे तो दिन में भी रहते हैं, पर रात को इसलिए देख पाते हैं कि सूरज की जो है रोशनी कम हो जाती है, तो जो अन्य तारे हैं वो अपने को विजिबल होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इतना उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो सूर्य जो तारा है, अब आप पूछोगे कि सर ये किन चीज़ों से मिलकर के बना है? तो ये बना है गैसों से मिलकर के। कौन सी गैसों से? हीलियम। तो ये जो बना है किससे मिलकर के बना है? हीलियम से मिलकर के बना है। तो इसमें अब इसकी तारे की खासियत क्या होती है? तारे की खासियत होती है इसकी स्वयं के पास ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है। तो तारे के पास क्या होता है? स्वयं की ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है। इसी की ऊष्मा और प्रकाश से ही जो इसके आसपास के अन्य ग्रह हैं वो एनर्जी जो है प्राप्त करते हैं। चलिए ठीक है, ये इतना आपको क्लियर हो गया कि सूर्य क्या होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं ग्रह की। तो ये अपना सूर्य है, अब इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ में कितने ग्रह हैं जो चक्कर लगा रहे हैं? इसके 8 ग्रह। तो अगर डिस्टेंस के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले आता है अपना बुध, उसके बाद आता है शुक्र, फिर उसके बाद आती है अपनी पृथ्वी, फिर उसके बाद आता है मंगल ग्रह, फिर उसके बाद आता है बृहस्पति, और फिर उसके बाद आता है शनि, उसके बाद आता है यूरेनस, और सबसे लास्ट में जो अपना आता है नेपच्यून। यूरेनस को जो है, अब इनकी भी एक गति होती है। तो ये जो गति होती है कैसी होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ऑलमोस्ट जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे कैसे गति करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं सूर्य के जो कि अपवाद है गति के मामले में। तो वो कैसे गति करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, और बाकी सारे जो अपने 6 ग्रह हैं वो तो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। और वो 2 ग्रह हैं, एक तो अपना शनि और यूरेनस। यूरेनस को बोलते हैं हिंदी में अरुण, और ये नेपच्यून, इसको बोलते हैं वरुण। ये हो गया अपना शनि। ये सबसे बड़ा ग्रह जो है अपना बृहस्पति,
ये वाला जो है अपना मंगल, ये अपनी पृथ्वी, ये शुक्र। तो ऐसे करके अपने सूर्य के जो जितने भी ग्रह हैं वो कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सबसे करीब जो ग्रह है वो है बुध, फिर उसके बाद आता है अपना शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण जिसे बोलते हैं यूरेनस, और वरुण, नेपच्यून। जिनमें से सारे ग्रह तो कैसी गति करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, ऐसे गति करते हैं। सिर्फ 2 ग्रह, एक तो शुक्र, ये कैसी गति करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, और एक यूरेनस, अरुण, सिर्फ ये 2 ग्रह कैसे गति करते हैं? इस तरफ गति करते हैं। कुछ टाइम पहले बात करें अपन अगस्त 2006, अगस्त 2006 में क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, इस 2006 से पहले एक और ग्रह हुआ करता था जिसका नाम था प्लूटो। उनको इन्होंने क्या बोला कि ये जो ग्रह है बहुत छोटा ग्रह है, तो इसको अपन सूर्य का ग्रह कंसीडर नहीं करेंगे। 2006 के बाद इन्होंने इसको संज्ञा दे दी बोने ग्रह, और इसको अपने सौरमंडल में तो रखा, पर ग्रहों की जो लाइन है उसमें से इसको बाहर कर दिया गया। तो ये थे अपने ग्रह। तो ये ग्रह वो खगोलीय पिंड होते हैं जो एक निश्चित वृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, अब इनकी भी 2 तरह की गतियां होती है। एक गति तो होती है सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, ये अपनी पृथ्वी है, तो ये एक तो गति कर रही है सूर्य के चारों तरफ जिसे बोलते हैं परिक्रमण, और एक गति कर रही है ये अपने अक्ष पर, एक गति ये अपने अक्ष पर भी कर रही है। तो ये जो गति कर रही है इसको बोलते हैं घूर्णन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो सूर्य के चारों तरफ जो गति की जा रही है उसको तो बोलते हैं परिक्रमण, और जो अपने अक्ष पर ही जो गति की जा रही है उसको बोलते हैं घूर्णन। अब बात करते हैं अपन आकाश गंगा के बारे में। तो आकाश गंगा क्या होती है? प्राचीन समय में इसका नाम कैसे पड़ा कि प्राचीन समय में क्या होता था कि जब रात हो जाती थी तो सितारों के बहुत एक इकट्ठे समूह जो होते थे ढेर सारे, उन समूह में क्या होता था कि लोग जब इनको देखते थे रात को तो एक ये लाइन की भांति होते थे कि ना एक पुंज होता था इनका। तो उस पुंज में ढेर सारे जो है असंख्य बोले करोड़ों से भी ऊपर जो है तारे, गैस के बादल, धूल के कण, तो ये सब मिलकर के एक पट्टीनुमा संरचना बनाते थे। तो उस पट्टीनुमा संरचना को उस टाइम पे ऐसा कोई लॉजिकल नाम मिला नहीं, तो उसको नाम दे दिया गया आकाश गंगा। और ऐसी ढेरों आकाश गंगाएं हैं, ढेरों भी बोला जाए तो 100 मिलियन। कितनी आकाश गंगाएं हैं? 100 मिलियन आकाश गंगाएं। जिस आकाश गंगा में हमारी जो आकाश गंगा है जिसमें हम हैं उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी। तो हम जिस आकाश गंगा में रह रहे हैं, जिस आकाश गंगा में हमारा सूरज है, हमारा सौरमंडल है, वो आकाश गंगा है मंदाकिनी। और ऐसी ही मंदाकिनी जैसी 100 मिलियन आकाश गंगाएं जो हैं स्थित हैं, वो किसमें स्थित हैं? वो स्थित हैं ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में नहीं, ब्रह्मांड में। ठीक है, तो ब्रह्मांड में क्या क्या है? 100 मिलियन आकाश गंगाएं, 100 मिलियन से ज्यादा हैं,
कोई पता नहीं लगा पाया इसका। 100 मिलियन तो एक इसका अंदाजा बता रखा है कि इतनी हैं, इससे भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ तक अभी तक अपनी पहुँच हो नहीं पाई है। तो अपन मान के चलते हैं 100 मिलियन आकाशगंगा हैं, जिसमें से अपनी आकाशगंगा जो है उसका नाम है मंदाकिनी। और इन्हीं आकाशगंगाओं से क्या किसका निर्माण होता है? ब्रह्मांड का निर्माण होता है। चलिए, तो आकाशगंगाओं के बारे में बात कर ली अपन ने। अब बात करते हैं तारा। तारा क्या होता है? तारा जो बना हुआ होता है वो गैस के पिंडों से, शायद तारे के बारे में अपन ने बात कर ली है। बात करते हैं उपग्रह के बारे में। उपग्रह क्या होता है? तो उपग्रह वो खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे उपग्रह जो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और पृथ्वी के पास सिर्फ चंद्रमा ही है। तो ये जो जितने भी जो पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, चंद्रमा होता है, तो ये जो चमकते हैं, जो इनको प्रकाश मिलता है वो मिलता है सूर्य की किरणों से। तो चाहे चंद्रमा हो, पृथ्वी को भी अगर अपन अंतरिक्ष से देखें तो पृथ्वी का जो है 2/3 भाग वो जल से घिरा हुआ है। अब जब पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी लगती है नीले रंग की, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का 2/3 भाग जो है जल से घिरा हुआ रहता है, इस वजह से पृथ्वी जो है हमें नीले रंग की दिखाई देती है। इसी नीले रंग की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं अपन चंद्रमा के बारे में। कि चंद्रमा, पृथ्वी के बारे में एक कुछ बातें ये बता देते हैं आपको कि पृथ्वी जो है सूर्य से जो है तीसरे नंबर पे स्थित ग्रह है और आकार में 5वें नंबर का ग्रह है, सबसे बड़ा। तो पृथ्वी जो है, कक्षा की बात करें तो पृथ्वी सूरज के लिए क्या है? उपग्रह है, ठीक है। और चंद्रमा पृथ्वी के लिए क्या है? उपग्रह है। तो पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर पे जो है तीसरी कक्षा में पाई जाती है और आकार में जो है 5वें नंबर का सबसे बड़ा जो है ग्रह माना जाता है। ये जो है पृथ्वी की, आपने पृथ्वी के बारे में अगर अपन बात करें तो पृथ्वी जो है यूजुअली बताया जाता है गोल होती है, पर पृथ्वी गोल नहीं होती है। पृथ्वी जो होती है वो जो है थोड़ा सा जो पृथ्वी जो होती है ध्रुवों से चपटी होती है थोड़ी सी, तो इसको जो बोला जाता है जियोइड, जियोइड शेप की होती है, इसको बोलते हैं भूआब। तो पृथ्वी जो है कंप्लीटली गोल नहीं होकर के कैसी शेप होती है पृथ्वी की? भूआब शेप होती है। अब पृथ्वी अगर सूर्य के बहुत नजदीक होती या पहली कक्षा में ही होती, बुध की जगह अगर पृथ्वी होती तो पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाना नामुमकिन था। तो पृथ्वी से अपन इतना दूर हैं कि अगर अपने पृथ्वी पर अगर वायुमंडल नहीं हो, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल स्थित नहीं हो तो भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज अगर सीधे वायुमंडल ना हो और सीधे पृथ्वी पर आए तो सब कुछ जला के भस्म कर सकती है। तो उसको कौन क्या चीज रोकती है? उसको रोकता है अपना वायुमंडल, क्योंकि सूर्य से जब किरणें निकलती हैं तो बहुत घातक किरणें होती हैं और ये किरणें अपने वायुमंडल में टकराती हैं। तो इन घातक किरणों को रोक करके सिर्फ वही किरणें अपने पास पहुंच पाती है जिनको अपन सहन कर सकते हैं और जिनकी वजह से पृथ्वी पर जो है जीवन संभव हो पाया। तो यहां से अपने को ये पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन संभव होने के 3 कारण हैं। पहला कारण कि हमारे पास क्या है? वायुमंडल है, इस वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। दूसरा कारण कि हमारे पास जो है जल है, पृथ्वी का 2/3 भाग जो है जल से घिरा हुआ है।
हालांकि वो अपने काम का नहीं है, पर अपने पास भूमिगत जल है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है गैसेज, और उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है अपने लिए वो है O2, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो भी जीवन संभव नहीं था, अगर जल नहीं होता तो भी जीवन संभव नहीं था, और अगर वायुमंडल नहीं होता तो भी जीवन संभव नहीं होता। तो इन 3 फैक्टर्स की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। पर अपन क्या कर रहे हैं कि अपन गेम खेल रहे हैं पृथ्वी के साथ। आए दिन अपन पौधों को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, खदानों में अपन माइनिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इस वजह से भूस्खलन की समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके अलावा अपन नदियों के साथ जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं कि अपन नदियों को रोकने की, घुमाने की कोशिश करते हैं, उससे भी जो है पृथ्वी का बैलेंस जो है वो खराब होता है। तो इस वजह से जो है, जो आप जो देखते हो अननेचुरल थिंग कि ये सुनामी आना या बहुत सी घटनाएं ऐसी होती, भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइडिंग हो गई, तो ये सब कुछ अपना ही किया हुआ है। तो अगर अपन ध्यान नहीं दें और इसी तरीके से अपन और गेम खेलते रहें और खिलाड़ी बनने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सब कुछ तहस नहस हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपन बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। अपन ने बात कर ली। चंद्रमा की पृथ्वी से जो दूरी होती है वो होती है 3,84,400 किलोमीटर। अब चंद्रमा भी जो है पृथ्वी का घूर्णन करने के साथ साथ अपने पृथ्वी का परिक्रमण करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। तो इसको, इस पृथ्वी के परिक्रमण में लगता है 27 दिन, और इतना ही, ऑलमोस्ट इतना ही समय, 27 दिन चंद्रमा को क्या लगते हैं, अपने अक्ष पे घूर्णन करने में भी लगते हैं। तो चंद्रमा को 27 दिन तो लगते हैं परिक्रमण में पृथ्वी के, और 27 दिन ही लगते हैं अपने घूर्णन में। इसकी बात की जाए, साइज की बात की जाए, तो इसका जो चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी का 1/4 है। पृथ्वी का 1/4 जो है व्यास, वही चंद्रमा का व्यास है। और एक इसमें आप लोगों का एक क्वेश्चन बनेगा, ये दिमाग में आएगा कि जो अपने को चंद्रमा इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है जब सूरज इतना बड़ा है और ग्रह भी इतने बड़े बड़े हैं। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है दूरी। ठीक है, तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 3,84,400, और सूर्य की पृथ्वी से दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। तो नॉर्मल फिजिक्स आप लोगों को पता ही होगी, जो चीज़ जितनी ज़्यादा दूर होती है उतनी छोटी दिखाई देती है। आसमान में उड़ता हुआ प्लेन भी अपने को छोटा दिखाई देता है। तो इसी वजह से चंद्रमा जो है 3 लाख किलोमीटर, 4 लाख, ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर दूर है, और एक 15 करोड़ किलोमीटर। तो सूरज कितना ही बड़ा हो, अगर वो 15 किलोमीटर दूर है तो हमें छोटा ही दिखेगा, और कोई चीज़ कितनी छोटी हो पर वो अगर ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर दूर है तो वो ऑब्वियस है बात है बड़ी दिखेगी। इसलिए अपने को जो है चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है। अब एक टर्म आती है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं अपने, ये सूर्य है, ये अपने इसकी चारों तरफ की कक्षाएं हैं, दीर्घवृत्ताकार जो पथ हैं ग्रहों के। तो सूर्य के चारों तरफ कुछ ना कुछ पिंड जो होते हैं, वो सभी जो पिंड हैं वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। तो वो परिक्रमा करते हैं, तो ग्रहों के अलावा अंतरिक्ष में जो छोटे छोटे जो पिंड होते हैं वो परिक्रमा करते करते जो है ग्रहों से टकराते हैं, और टकराने के बाद वो ग्रहों के कुछ हिस्से को जो है वो तोड़ देते हैं, और वो हिस्से भी टूट करके जो है वो भी गति करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे इसको तो पश्चिम से पूर्व होती है, बाकी सिर्फ 2 ही है जिन्हें पूर्व से पश्चिम की तरफ गति होती है। तो वो जो है टूट करके गति कर देते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं।
तो मंगल और बृहस्पति, इनकी जो कक्षाएं हैं उनके बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो यहां से पता चला अपने को कि मंगल व बृहस्पति की जो कक्षाएं हैं उसके बीच में जो है अपने क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और ये कैसे बनते हैं? ये जो छोटे छोटे जो पिंड होते हैं जो ग्रह से टकराते हैं, और ग्रह से टकराने के बाद जो ग्रह में जो क्रैक आता है, और क्रैक की वजह से जो हिस्सा टूट करके अलग जो सौर मंडल में जो गति करना सूर्य के चारों तरफ शुरू कर देता है, उसी को जो है अपन कहते हैं क्षुद्र ग्रह। अब इसके बाद अपन आगे बात करते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड, उल्का पिंड क्या होता है? तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, आप लोग सुना होगा, आसमान में आपको टूटता हुआ तारा दिखता है। तो वो तारा कोई तारा स्टार नहीं होता, जिस तारे के बारे में अपन ने बात करी वो वाला तारा नहीं होता जो टूट के जा रहा होता है, वो उल्का पिंड होते हैं। और वो अपने को तारे की तरह के प्रतीत होते हैं। होता क्या है कि ये अपनी पृथ्वी है, और ये जो है इसके चारों तरफ जो है अपना वायुमंडल है। तो जब कोई पत्थर का कण, मोटा पत्थर का कण, गैस का कण जब इसके चारों तरफ जब गति कर रहा होता है, ये भी सारी चीजें गति कर रही है सूर्य के चारों तरफ, चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो, या फिर अपने उल्कापिंड हो, क्षुद्र ग्रह हो, ये सब के सब सूर्य के जो खिंचाव बल जो सूर्य का होता है उसकी वजह से वो सारे के सारे अपने एक निश्चित पथ में जो है गति कर रहे होते हैं। इनका कोई निश्चित पथ नहीं होता, ये गति करते 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 और ये घुस जाते हैं अपने पृथ्वी के वायुमंडल में। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर होते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो वायु के जो कण होते हैं, जब ये उनसे टकराते हैं तो टकराने के बाद इनमें आपस में घर्षण पैदा होता है, और घर्षण पैदा होने की वजह से ये गर्म होकर के जलने लगते हैं और चमकने लगते हैं। तो कुछ जो होते हैं छोटे जो होते हैं वो इसमें एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद प्रवेश करने के बाद वो जलते हैं और जल करके पूर्णतः भस्म हो जाते हैं। पर कुछ होते हैं जो बड़ साइज में बड़े होते हैं, वो क्या होता है उनके साथ, वो एंटर करते हैं, जलते हैं, उसके बाद नीचे वाले वायुमंडल की बहुत सी लेयर्स होती है, जब वो नेक्स्ट लेयर में घुसते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं और पूर्णतः जल नहीं पाते हैं। और वो अपने जब वायुमंडल में, क्षोभमंडल में प्रवेश करते हैं तो आने के बाद वो पूरी तरह जल के भस्म नहीं होते हैं और सीधा आकर के पृथ्वी की धरातल पर टकराते हैं, और धरातल पर टकराने के बाद वो बहुत बड़ा जो है गड्ढा कर देते हैं। ऐसे कई गड्ढे जो हैं पृथ्वी पर हैं, और उनमें 20, 30, 40 फुटबॉल के मैदान तक जो है बनाए जा सकते हैं, इतने बड़े जो हैं ये गड्ढे करते हैं। अगर पृथ्वी का 1/4 हिस्से का या फिर चंद्रमा के बराबर कोई उल्का पिंड टकरा जाता है तो पृथ्वी को टकराने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है पूरे सौरमंडल में बिखेर देगा। तो पूरी पृथ्वी क्या है, क्रैक होने के बाद वो खुद अपने आप में पृथ्वी जो टूट करके छोटे छोटे कोई क्षुद्र ग्रह, कोई उल्का पिंड वो बन जाएगी, और पर वो गति करती रहेगी चारों तरफ सूर्य के। तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कई बार खबर आती रहती है कि ये इतना बड़ा उल्का पिंड जो है पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो नासा ने एक मिशन भी लॉन्च किया है, उसमें वो जो है उसकी गति को चेंज कर देंगे, उसको किसी और कक्षा में भेज देंगे। और तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि अगर ऐसा कोई उल्का पिंड अपने आके टकराने वाला भी हो तो अपन उसको जो है रास्ते से हटा सकते हैं और पृथ्वी को बचा सकते हैं। अब आगे अपन बात कर लेते हैं, ये बात होगी अपनी उल्का पिंड की। तो जो जलता हुआ जो तारा आप देखते हो, जो जिसे टूटता हुआ तारा कहते हैं, उसे उल्का पिंड ही वो जो है वो टूटता हुआ तारा होता है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा आज? अपन ने पढ़ा सौरमंडल, अपन ने पढ़ा सूर्य, अपन ने पढ़ी पृथ्वी, अपन ने पढ़ा चंद्रमा, अपन ने पढ़ी आकाशगंगा, अपन ने पढ़े तारे, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड।
सौरमंडल के बारे में आपको बता दिया। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। सूर्य के बारे में बात करी, सूर्य क्या होता है? मुखिया होता है। क्या है? सूर्य एक तारा है जो कि गैस से और जो वायु के कण हैं उनसे और ऊष्मा से, इन सब से मिलकर के जो है बना हुआ है। पृथ्वी के बारे में अपन ने बात करी। पृथ्वी सूर्य का क्या है? उपग्रह है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। कौन सी कक्षा में? तीसरी कक्षा में पाई जाती है। साइज में 5वें नंबर पे सबसे बड़ी है। और यहाँ पे जीवन संभव होने के 3 कारण है: वायुमंडल, पानी और गैसेज, जिसमें ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका जो पृथ्वी का आपको पता ही होगा, जो घूर्णन काल होता है वो तो होता है 24 घंटे, और परिक्रमण काल जो होता है वो 365 दिन होता है। चंद्रमा का जो है परिक्रमण काल होता है 27 दिन, और वही जो है इसका घूर्णन काल होता है ऑलमोस्ट। आकाशगंगा क्या है? असंख्य करोड़ों तारों का, बादल के गैसों का और छोटे छोटे धूल के कणों का जो है एक समूह होता है बहुत बड़ा, जिसमें अपना सौर मंडल भी उसका जो है एक छोटा सा पार्ट है। तो आकाशगंगा कितनी है? 100 मिलियन से भी ज़्यादा है अपने ब्रह्मांड में। और ये सारी आकाशगंगा मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तारे, तारों के बारे में अपन ने बात करी कि तारे क्या होते हैं? ऊष्मा के सोर्स होते हैं। वो बहुत बड़े और अत्यधिक बड़े, अत्यधिक विशाल और ऊर्जा के जो है स्रोत होते हैं। इनमें खुद की क्या होती है? ऊष्मा होती है, और खुद का क्या होता है? प्रकाश होता है। इसकी ऊष्मा और प्रकाश की वजह से ही जो अन्य जो खगोलीय पिंड है वो चमकते हैं। अब बात कर लेते हैं पुराने ज़माने में क्या होता था कि अपने पास कंपास नहीं होता था, कोई अपने को दिशा का ज्ञान नहीं होता था। तो पहले जो होता था वो दिशा का ज्ञान अपन तारों से किया करते थे। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा सप्तऋषि मंडल। तो ये जो है अपना सप्तऋषि मंडल हुआ करता था, जो कि किसका भाग है? अर्सा मेजर का पार्ट है। अर्सा मेजर क्या है? नक्षत्र मंडल है। इसका एक और नाम है बिग बियर। तो अर्सा मेजर को क्या बोलते हैं? बिग बियर भी बोलते हैं। अर्सा मेजर क्या है? नक्षत्र मंडल है। और सप्तऋषि मंडल जो है वो अर्सा मेजर का भाग है। जैसे सप्तऋषि मंडल है, ऐसे ही तारों का कुछ समूह, ऐसे असंख्य समूह है जिनसे मिलकर के किसका निर्माण होता है? अर्सा मेजर का निर्माण होता है। अर्सा मेजर का निर्माण होता है, अर्सा मेजर को कहते हैं नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर का दूसरा नाम क्या है? बिग बियर। और ये जो सप्तऋषि मंडल है ये अर्सा मेजर का भाग है। इसके अलावा एक तारा होता है, इसका बहुत नोन तारा है, इसका नाम होता है ध्रुव तारा। तो ये जो ध्रुव तारा अपना होता है, ये होता है उत्तर दिशा में, उत्तर का तारा, उत्तर का तारा। तो ध्रुव तारा जो होता है वो उत्तर का तारा होता है। तो पहले कैसे पता लगाया जाता था, मैं आपको बताता हूं। इन्हें बोलते हैं, ये तो पूरा सप्तऋषि मंडल हो गया अपना, 7 तारों का समूह, ठीक है। और ये जो 2 तारे हैं इनको बोलते हैं संकेतक तारे। तो जब भी अगर अपने को उत्तर दिशा का पता लगाना होता था तो अपन जब भी अपने को उत्तर दिशा का पता लगाना होता तो अपन इन 2 तारों को मिलाते थे, संकेतक तारों को, फिर इसी काल्पनिक लाइन को आगे बढ़ाते थे, और ये जो है अपने को नॉर्थ का रास्ता बताया करती थी। तो जितने पुराने टाइम पे जो नाविक हुआ करते थे वो समंदर में कैसे पता लगाया करते थे? सप्तऋषि मंडल को देखा करते थे, उसके बाद 2 संकेतक तारों को उठाते थे और उनमें इनकी जो काल्पनिक लाइन है उसको आगे बढ़ाते थे। तो उस लाइन को आगे बढ़ाने पर उनको मिलता था ध्रुव तारा, और ध्रुव तारा मिलने के बाद जो है वो उससे पता चलता था कि ध्रुव तारा जो है कौन सी दिशा को बताता है? उत्तर दिशा को बताता है।
तो उस हिसाब से जब उनको उत्तर दिशा पता लग जाती थी तो फिर वो उसके बाद वो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा का भी जो है उसका अनुमान लगा लिया करते थे। चलिए ठीक है, तो ये अपना आज का बेसिक जो था सौरमंडल के बारे में वो अपन ने पढ़ा। इसके बाद क्षुद्र ग्रह अपन ने पढ़ा। क्षुद्र ग्रह वो ग्रह होते हैं जो खगोलीय पिंडों के ग्रहों से टकराने के बाद जो ग्रहों का जो कुछ हिस्सा टूट करके ग्रहों से अलग हो जाता है वो क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा तारा है, सबसे बड़ा ग्रह है। उल्कापिंड, उल्कापिंड क्या होते हैं? उल्कापिंड वो पदार्थ या पत्थर होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे होते हैं और परिक्रमा लगाते लगाते वो जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण जल करके चमकना शुरू कर देते हैं, जिनको अपन इसी वजह से इनको अपन क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा कहते हैं। कुछ उल्कापिंड तो भस्म हो जाते हैं, कुछ जो बड़े उल्कापिंड होते हैं वो पूरी तरह जल के भस्म नहीं हो पाते हैं और वो कहाँ पहुंच जाते हैं? पृथ्वी के धरातल में पहुंच जाते हैं और बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण करते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।